हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई एम श्योर यू मस्ट बी डूइंग ग्रेट. We are doing chapter number 5, therapeutic approaches, as you know that, class 12, psychology. In this video, I am going to cover steps in the formulation of client's problem, and further, we will followed by, I may cover psychodynamic therapy in this video. Okay? चलिए, start करते हैं. इसका रेफरेंस ऊपर वाली लाइन में हम ले लिया था पिछले वीडियो में, दैट आई टॉक्ड अबाउट, दैट आई विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो. इसमें हम क्या बात करेंगे? क्लाइंट की प्रॉब्लम जो है, स्टेप्स इन द फॉर्मुलेशन ऑफ अ क्लाइंट प्रॉब्लम. क्लाइंट की प्रॉब्लम का क्या, कैसे हम फॉर्मुलेट करते हैं उसकी प्रॉब्लम को. सो देयर आर सर्टेन स्टेप्स व्हिच आर इन्वॉल्व. स्टेप नंबर 1, clinical formulation refers to formulating the problem of the client in the therapeutic model being used for the treatment. Clinical formulation has the following advantages. Number 1, सबसे पहले तो आप क्या करते हो? उसकी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हो. ठीक है, आप जनरली अपने ऊपर लेके चले कि आप एक साइकोथेरेपिस्ट हैं और एक क्लाइंट आपके पास आता है, तो आप क्या स्टेप्स फॉलो करते हो? अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम इज द वेरी फर्स्ट थिंग. पहले तो उसकी बात सुनकर आप उसकी प्रॉब्लम को समझेंगे. सो द थेरेपिस्ट इज एबल टू अंडरस्टैंड. हम ये मान लेते हैं कि जो थेरेपिस्ट है वो इतना केपेबल है कि उसकी प्रॉब्लम को समझ रहा है. द फुल इम्प्लीकेशन ऑफ द डिस्ट्रेस बीइंग एक्सपीरियंस्ड बाय द क्लाइंट. तो वो समझ रहा है, एक्सपीरियंस कर पा रहा है कि उसको क्या प्रॉब्लम है. नंबर 2 क्या है? अब वो क्या ढूंढेगा? ट्रीटमेंट के लिए उसको आइडेंटिफाई करने होंगे एरियाज फॉर ट्रीटमेंट. ओके, सो एरियाज टू बी टारगेटेड, एरियाज टू बी टारगेटेड फॉर ट्रीटमेंट. क्या करना है? इनको आइडेंटिफाई करना है. ठीक है, अब वो पहले तो उसने प्रॉब्लम समझ ली, अब मन ही मन वो और अपनी सारी थेरीज लगा रहा है, वो लगाकर उसको आइडेंटिफाई. द थेरेटिकल फॉर्मुलेशन क्लियरली आइडेंटिफाइज द प्रॉब्लम एरिया. पहले मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ, इस लाइन को. एरिया टारगेटेड फॉर थेरेपी. दस इफ अ क्लाइंट सीक्स हेल्प फॉर इनएबिलिटी to hold a job and reports inability to face superiors, अगर कोई कहता है कि मैं फेस नहीं कर पाता, so the client formulation in behavior therapy would state is at lack of assertiveness skills and anxiety. हो सकता है भाई वो इतना assertive नहीं है, वो इतना bold नहीं है, या anxiety रहती है. The target areas have thus been identified as inability to assert oneself and heightened anxiety. तो पहले उसकी identify कर ली हमने प्रॉब्लम. फिर अब हम टेक्निक्स ढूंढेंगे ट्रीटमेंट के लिए. सो दिस इज द लास्ट पॉइंट. चॉइस किस में? टेक्निक्स में. अब मैं क्या टेक्निक लगाऊं कि इसकी ट्रीटमेंट ठीक कर दे. ठीक है, इसको ठीक कर दे फॉर ट्रीटमेंट. दैट्स द थर्ड थिंग विच आई एम गोइंग टू डू इट एज अ थेरेपिस्ट. द चॉइस ऑफ टेक्निक्स फॉर ट्रीटमेंट डिपेंड्स ऑन द थेरेपेटिक सिस्टम इन विच द थेरेपिस्ट हैज बीन ट्रेन्ड. सिस्टम कौन से? वही जो हम ऊपर बात कर चुके हैं तीनों में से. किस में ट्रेन्ड है? हाउएवर, even within this broad domain, the choice of technique, timings of technique, expectations of outcome of the therapy depend upon the clinical formulation. The clinical formulation कैसा है? It's an ongoing process. ऐसा नहीं आया और दवाई दे दी और चले गए, हो गया डॉक्टर की तरह. नहीं, ये ongoing process है. Formulations may require reformulations. हो सकता है आपने जो सोचा फॉर्मुलेट कर लिया, फिर आपको मॉडिफाई करना पड़ा, reformulate किया. As clinical insight are gained in the process of therapy. Usually the first one or the 2 sessions yield enough clinical material for the initial clinical formulation. It is not advisable to start psychotherapy without a clinical formulation. पहले बनाएं. एक clinical formulation होना important है. Only then start with the treatment. उसके लिए आपको पहले उसकी problem को अच्छे से समझना होगा, areas identify करने होंगे, and then you can move further. बात समझ गए? चलिए आगे चलते हैं. अब हम इसमें थोड़ी सी बात करेंगे इस वीडियो में साइकोडायनामिक थेरेपी की. हम पीछे पढ़ चुके हैं पिछले वीडियोस में 3 तरह के टाइप्स जो है वो हम बात कर चुके हैं. व्हाट वर दोस? साइकोडायनामिक, बिहेवियरल एंड एग्जिस्टेंशियल. तो हम तीनों के बारे में बात कर चुके हैं, उसके पैरामीटर्स के थ्रू हम समझ चुके हैं, लेकिन अब हम इंडिपेंडेंटली इन्हें एनालिसिस लगाने वाले हैं, समझने वाले हैं. सो वी विल स्टार्ट विद साइकोडायनामिक थेरेपी. ओके, सो इसके हम कुछ पोर्शन को इस वीडियो में कवर करेंगे. चलिए यहां से, एज यू ऑलरेडी रेड, द साइकोडायनामिक थेरेपी पायनियर्ड बाय, ये आपको नाम याद रखना है, सिगमंड फ्रूड.
फ्रॉइड ने इसको दिया इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ, ये भी याद रखना, इट इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ साइकोथेरेपी। सबसे पहले आया क्रोनोलॉजिकली क्या क्या था, साइकोडायनेमिक, देन बिहेवियरल, देन एग्जिस्टेंशियल। सो यू शुड रिमेंबर, सो ये सबसे ओल्डेस्ट है। हिज क्लोज कोलैबोरेटर कार्ल यूंग, आपको ये नाम भी याद रखना है, कार्ल यूंग ने इसको मॉडिफाई कर दिया, मॉडिफाई किया इट टू व्हाट केम टू बी नोन एज द एनालिटिकल साइकोथेरेपी। उसने अपना थोड़ा सा इनपुट डालकर इसे एनालिटिकल साइकोथेरेपी बना दिया। सब्सिक्वेंटली फ्रूइड सक्सेसर्स नोन एज नियो फ्रूइडियंस, नियो यानी नए, उसके आगे जितने सब्सिक्वेंट्स थे, सक्सेसर्स थे, दे एस्टेब्लिश्ड देयर ओन वर्जन्स ऑफ क्लासिकल साइकोडायनेमिक थेरेपी। तो ये तो इसका हो गई हिस्ट्री। ब्रॉडली द साइकोडायनेमिक थेरेपी हैज कंसेप्चुअलाइज्ड द स्ट्रक्चर ऑफ साइकी डायनेमिक्स, तभी उसका नाम रखा ना बेटा, बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ साइकी एंड द सोर्सेज ऑफ साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस। ये आपको नोट करना है, ठीक। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दीज कॉन्सेप्ट्स इन द चैप्टर ऑफ सेल्फ एंड पर्सनालिटी, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हम पढ़ चुके हैं पहले, साइकी एंड ऑल। द मेथड ऑफ ट्रीटमेंट, स्टेप्स इन द ट्रीटमेंट, नेचर ऑफ द थेरेपेटिक रिलेशन, एक्सपेक्टेड आउटकम थेरेपी आर एक्सप्लेन्ड बिलो। तो अब हम यहाँ पर क्या क्या पढ़ेंगे, हम मेथड समझेंगे, स्टेप्स समझेंगे, नेचर और क्या क्या उसकी आउटकम होगी। So let's begin with method of eliciting the nature of intrapsychic conflict. So let's first talk about methods. ठीक, चलिए। Since the psychoanalytical approach views intrapsychic conflicts to be the cause, उन्हें पता है, हमने याद है पिछला भी लेक्चर में पढ़ा था कि इनको कारण क्या लगता है, what is the cause according to them, इंट्रासाइकिक, अपने अंदर के ही कंफ्लिक्ट की वजह से प्रॉब्लम है, ये इनको लगता है इंट्रासाइकिक कंफ्लिक्ट लगता है, आई मीन बिलीव करते हैं ये इसमें, ओके, टू बी द कॉज। द फर्स्ट स्टेप इन द ट्रीटमेंट, फर्स्ट स्टेप इन द ट्रीटमेंट इज टू एलिसिट दिस इंट्रासाइकिक कंफ्लिक्ट। पहले तो सबसे पहले इस इंट्रासाइकिक कंफ्लिक्ट को किल करना है। साइकोएनालिसिस इज इन्वेंटेड, फिर याद है हमने क्या बात की थी, हमने बात की थी ना पीछे वाली सारी नॉलेज, फ्री एसोसिएशन और ड्रीम इंटरप्रिटेशन, ये लगाते हैं एज टू इंपॉर्टेंट मेथड्स फॉर एलिसिटिंग। तो सबसे पहले क्या करना है, एलिसिट करना है किसको, ये जो इंट्रासाइकिक कंफ्लिक्ट हो रहा है। कैसे होगा, विद द हेल्प ऑफ ड्रीम इंटरप्रिटेशन और फ्री एसोसिएशन। द फ्री एसोसिएशन मेथड इज द मेन मेथड फॉर अंडरस्टैंडिंग द क्लाइंट प्रॉब्लम। वंस a therapeutic relationship is established and the client feels comfortable, the therapist makes him or her lie down on the couch, close his or her eyes and ask him or her to speak whatever comes to the mind without censoring it in any way. Okay, जैसे बोलते हैं ना, कुछ भी जो दिमाग में आ रहा है बस बोलो उस पे, ठीक। The client is encouraged to freely associate उनके thoughts, one thought with another. And this method is called free association. इसमें ये क्या करते हैं, उसे बोलते हैं लेट जाओ और तुम बस बोलते रहो। फिर वो क्या करता है, एक इंसिडेंट से दूसरे इंसिडेंट्स पे जंप करता है, दूसरे से तीसरे में एसोसिएट करता है और बोलता जाता है, बीच में कोई सेंसर नहीं, कुछ नहीं। The censoring super ego and the watchful ego are kept in abeyance as the client speaks whatever comes to the mind. आप जजमेंटल नहीं हो रहे हैं, आपको सिर्फ सुन रहे हैं जो उसके मन में आ रहा है, वो जो बोल रहा है, ठीक है बच्चों। Client speaks whatever comes to in his mind in an atmosphere that is relaxed and trusting. As the therapist does not interrupt the free flow of ideas, अब उसने interrupt नहीं किया, free flow of ideas, desires, conflicts of the unconscious, अब वो धीरे धीरे जब बोलता जाएगा बेटे, वो जो उसके माइंड में unconscious में भी पड़ा होगा वो भी बोलेगा, which had been suppressed by ego emerge into the conscious mind. अब वो जो वहां पड़ा था, क्योंकि उसे एक अच्छा, एक फेवरेबल एटमॉस्फेयर मिला, वो भी उसको उठाकर कॉन्शियस में ले आएगा और फिर बोलता जाएगा। द फ्री अनसेंसर्ड वर्बल नरेटिव ऑफ द क्लाइंट इज अ विंडो इनटू द क्लाइंट्स अनकॉन्शियस टू विच द थेरेपिस्ट गेन्स एक्सेस। देखो बच्चों, जो कॉन्शियस में होता है उसे बुलवाना आसान होता है, जो अनकॉन्शियस में होता है वो इंसान नॉर्मल कंडीशन में नहीं बोलता। वो कब एसोसिएट करता है, जब उसे कुछ ऐसा, जैसे बहुत बार देखा हमने, पुराना कोई फ्रेंड मिल जाए तो उससे लोग पुरानी आपने अपने पेरेंट्स को देखा होगा, कोई पुराने लोग घर में आते हैं ना तो वो पिछली एसोसिएशंस करते हैं, वो याद है हम वहां पे ऐसे करते थे, हमारे गांव में ऐसे होता था। अब उनको कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मिला
एंड दे न्यू दैट ये वाला जो सामने वाला पर्सन है यही मेरी इस बात को समझ सकता है। वो हर एक के सामने नहीं वो बातें करते। आप बात समझ रहे हो? सो अनकॉन्शियस से निकलवाया। Along with this technique, the client is asked to write down his or her dreams upon waking up. Psychoanalysts look upon dreams as symbol of the unfulfilled desires. So इसमें याद रखिए कैसे elicit करते हैं, free association। फिर आप इसके बारे में थोड़ा सा लिखोगे कि free association कैसे किया जाता है। फिर आप बात कर रहे हो dream interpretation की। ओके राजे, चलिए। This of the dream are symbols which signifies intrapsychic forces. Dreams use symbols because they are indirect expression and hence would be alert and ego. Alter the ego. Alert the ego. If the unfulfilled desires are expressed directly, the ever vigilant ego would suppress. अब अगर क्या होता, अगर वो सीधा सीधा बताने की कोशिश करता तो ईगो उसे सप्रेस कर देती, नहीं बताने देती। Then that would lead to anxiety. अब उसकी बात तो अंदर के अंदर ही रह जाती है, तो anxiety. These symbols are interpreted according to an accepted convention of translation as the indicators of unfulfilled desires and conflicts. Clear? So these are the methods. Then we reach to the next topic, that is modality of treatment. Okay? Yes, बच्चों, now we will talk about modality. Now the word modality is taken from mode. What kind of means, जिसे हम बोलते हैं means of treating the patient. So modality of treatment. कैसे उसे treat किया जाएगा? Okay. So what will be the mode of the treatment? So let's understand. There are two topics which we are going to talk about in this paragraph in detail: transference and interpretation. ठीक है? So ये दो mode हो गए. They are the means. कौन कौन से हो गए? We have transference. So सबसे पहले तो इसमें हम transference के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ट्रांसफरेंस। और दूसरा क्या है? इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन, ठीक है राजे। चलिए, ट्रांसफरेंस आएगा पहले। एज द अनकॉन्शियस फोर्सेस आर ब्रॉट इनटू द कॉन्शियस रियल्म। अब हमने ऊपर पढ़ा क्या मेथड था, फ्री एसोसिएशन लगाया, ड्रीम इंटरप्रिटेशन लगा दी, और अब हमने उसके अनकॉन्शियस को कॉन्शियस में ले आए। ठीक, सो अनकॉन्शियस फोर्सेस आर ब्रॉट इनटू कॉन्शियस रियल्म through free association and dream interpretation. The client starts identifying the therapist with the authority figure of the past. अब client को क्या किया, उसने association क्या कर दिया कि उसे लगा वो जो past में जो authority figure थी, मे बी उसके एक rigid father, मे बी strict mother, उसे लगने लगा वो, क्योंकि conscious mind में आ गया ना बेटा, वो बात यहाँ आ गई, तो उसे क्या कर रहा है वो, he is identifying the therapist like that figure. तो ट्रांसफरेंस हो गया। अब वो उसे यहाँ ले आया, यहां तक ले आया उसे, कम से कम यूजुअली जो चाइल्डहुड में होती है, बचपन की ही यादों की वजह से जो मेमोरीज उनके माइंड में स्टोर हो जाती हैं, उसकी वजह से ही बाद में ये इंट्रासाइकिक कन्फ्लिक्ट रहते हैं। द थेरेपिस्ट, क्योंकि जो चीज अंदर स्टोर होंगी उन्हीं से ही कन्फ्लिक्ट होगा ना बच्चों। द थेरेपिस्ट मे बी सीन एज अ प्यूनिटिव फादर, है ना। सो एक स्ट्रिक्ट फादर हो सकता है, नेग्लिजेंट मदर हो सकती है। The therapist maintains, अब उसने अभी भी मेंटेन किया है कि मैं नॉन जजमेंटल हूं, बट जजमेंटल नहीं हूं, बट परमिसिव हूं, परमिसिव एटीट्यूड दिया, फ्रीडम दी उसको बोलने के लिए। सो डोंट वरी, जो उसे शायद अपने बचपन में नहीं मिली थी बच्चों। That allows the client to continue with the process of emotional identification. This is the part of transference. ये प्रोसेस है ट्रांसफरेंस का। क्या? पहले उसके अनकॉन्शियस से कॉन्शियस में आए, फिर उसने थेरेपिस्ट को उस फिगर में रखा जो कि कुछ भी हो सकता है, और थेरेपिस्ट ने फिर भी एक ऐसा सिस्टम मेंटेन किया, उसे बताया मैं अभी नॉन जजमेंटल नहीं हूं, यू कैन कीप ऑन टॉकिंग टू मी एंड गिवन द फ्रीडम टू टॉक। इस प्रोसेस को कहा ट्रांसफरेंस। द थेरेपिस्ट एनकरेजेस दिस प्रोसेस बिकॉज इट हेल्प्स हिम और हर इन अंडरस्टैंडिंग द अनकॉन्शियस कंफ्लिक्ट ऑफ द क्लाइंट। अब क्योंकि हमने ये इसलिए दिया उसे, इसलिए इनकरेज किया ताकि जितना भी उसके अनकॉन्शियस में सामान पड़ा है जो उसे डिस्टर्ब कर रहा है, दैट शुड कम इन द अंडरस्टैंडिंग। द क्लाइंट एक्ट्स आउट हिज और हर फ्रस्ट्रेशन। अब वो क्या करता है, वो अपने जितना अंदर गुस्सा भरा हुआ है उसने दबा कर रखा था, क्योंकि चाइल्डहुड में ही कुड नॉट टॉक और यू कैन से अपोज टू द पेरेंट्स, तो उसने क्या क्या अंदर दबाया था, वो एंगर, डिप्रेशन, जिसकी वजह से वो परेशान है। And he harbored towards the person in the past, but
could not express at that time. तो अब हमारा मोटिव क्या है, उसे बाहर निकालना. The therapist becomes a substitute for that person in the present. इस स्टेज को कहा गया ट्रांसफर न्यूरोसिस, क्योंकि उसने जो पिछले पास्ट में जो भी पर्सन को गुस्सा निकालना था वो अब उसने सब्स्टिट्यूट समझा और अब इस पर निकाल देने को बोलते हैं ट्रांसफरेंस न्यूरोसिस. A full-blown transference neurosis is helpful in making the therapist aware of the nature of intrapsychic conflicts suffered by the client. ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसका बर्स्ट आउट होना, उन सारी चीजों को जो अंदर दबी हुई है उन्हें निकाल देना. इसमें भी दो तरह के ट्रांसफरेंस हो जाते हैं बच्चों, यहाँ अपनी टेबल में ऐड कर देना. पॉजिटिव ट्रांसफरेंस, नेगेटिव ट्रांसफरेंस. पॉजिटिव कब होगा, जब वो अपने क्लाइंट को जो है देयर इज अ पॉजिटिव ट्रांसफरेंस, यहां लेते हैं, इन विच द क्लाइंट आइडलाइजेस और फॉल्स इन लव विद द थेरेपिस्ट. उसे अच्छा लगने लगा, यार अच्छा किया तुमने मेरी मदद की और मैंने सब कुछ बाहर निकाल दिया, और वो थेरेपिस्ट की अप्रूवल लेने लगा, हर बात के लिए थेरेपिस्ट से पूछ रहा है, तो ये तो अच्छी बात हो गई ना. तो ये हो गया पॉजिटिव ट्रांसफरेंस. व्हाट इज द नेगेटिव ट्रांसफरेंस? नेगेटिव ट्रांसफरेंस इज, इसमें क्या होगा बताओ, इसमें वो क्लाइंट ने एक एंगर, गुस्सा बना दिया, तुमने मेरे साथ ये सारी बातें बाहर निकलवा दी, वो अपनी एक रिसेंटमेंट दिखा रहा है. सो दोनों बातें हो सकती है. वन, इस केस में वो उसे आइडलाइज कर रहा है, इज फीलिंग गुड कि अच्छा हो गया ये हो गया, और दूसरे में वो उसको क्या कर रहा है, एंगर और हॉस्टिलिटी दिखा रहा है टुवर्ड्स थेरेपिस्ट. द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरेंस इज मेट विद रेजिस्टेंस. अब क्या होगा, इस प्रोसेस में रेजिस्टेंस भी आ सकती है. सिंस द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरेंस एक्सपोजेस द अनकॉन्शियस विशेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, सो देयरबाय इंक्रीजिंग द डिस्ट्रेस लेवल. अब देखो आप उसके पिछले पास्ट को निकाल रहे हो तो डिस्ट्रेस लेवल बढ़ जाएगा. क्लाइंट resist transference. Due to resistance, the client opposes the progress of therapy. अब resist का मतलब क्या होता है, अपने आप को रोक देना. resist करना क्या होता है, रोक देना. ठीक है, तो इससे क्या होगा, अब थेरेपी में प्रॉब्लम आएगी क्योंकि वो resist कर रहा है. In order to protect himself or herself, recall of painful unconscious memories. अब वो नहीं चाहता वापस उसी मेमोरीज में जाना, तो वो अपने आप को प्रोग्रेस करने से रोक देगा. रेजिस्टेंस भी दो तरह की होती है बच्चों. ठीक है, एक होती है कॉन्शियस और दूसरी क्या होती है, अनकॉन्शियस. एक तो कॉन्शियसली रोक दिया, क्या किया देखो, कॉन्शियस रेजिस्टेंस इज प्रेजेंट व्हेन द क्लाइंट डेलिबरेटली हाइड्स सम इंफॉर्मेशन. मतलब वो जानबूझकर हमें इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा. और अनकॉन्शियस रेजिस्टेंस क्या होगी बच्चे, पहले वाले में तो जानबूझकर इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, दूसरे में अनकॉन्शियस रेजिस्टेंस इज अज्यूम्ड टू बी प्रेजेंट व्हेन द क्लाइंट बिकम्स साइलेंट ड्यूरिंग द थेरेपी. मतलब वो चुप हो जाता है, मतलब झूठ भी नहीं बोल रहा लेकिन वो प्रोवाइड नहीं करता. और रिकॉल्स ट्रिवियल डिटेल्स विदाउट रिकॉलिंग द इमोशनल वंस. मिसेस अपॉइंटमेंट्स, आना ही बंद कर देगा, लेट आएगा, तो पता चल जाएगा कि वो क्या कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है. कॉन्शियस में आया लेकिन उसने सारी इंफॉर्मेशन हमसे नहीं दी. इसमें वो आया लेकिन हाइड कर गया. इसमें क्या करता है, वो मिस ही कर देता है, मिस कर देगा, अपॉइंटमेंट्स को मिस करता जाएगा, मिलना ही अवॉइड करेगा. द थेरेपिस्ट ओवरकम्स द रेजिस्टेंस. थेरेपिस्ट फिर कैसे करेगा ओवरकम, रिपीटेडली कन्फ्रंटिंग द पेशेंट. बार बार उसे कहेगा उसके अनकवरिंग इमोशंस के बारे में. by uncovering emotions such as anxiety, fear, shame which are causing the resistance. He will talk about that और उसे बताएगा कि do not worry, उसे एक faith देगा, trust देगा. Interpretation पर आ जाते हैं. दूसरा है interpretation. So we are done with transference. Interpretation is the fundamental mechanism by which change is effected. कौन कौन सी दो बातें आएंगी इसमें, confrontation and clarification. So इसमें भी आप दो बातें बना लीजिए, confrontation and second I will write it a little down, clarification. Okay, ये नीचे आ गया. ठीक है जी, चलिए. Are the two analytical techniques of interpretation. In confrontation क्या होगा, the therapist points out the client an aspect of his or her psyche. थेरेपिस्ट ने बताया दैट मस्ट बी फेस्ड बाय द क्लाइंट. उसको कन्फ्रंट कराया उस बात के लिए कि भाई ये देखो तुम्हें इस बात को समझना होगा और कन्फ्रंट करना होगा, हाइड नहीं किया गया. क्लैरिफिकेशन में क्या हुआ, इट्स द प्रोसेस बाय विच द थेरेपिस्ट ब्रिंग्स अ वेग
or confusing events into sharp focus. मतलब ये वो प्रोसेस है जिसमें थेरेपिस्ट ने क्या किया, एक कंफ्यूजिंग इवेंट को बड़े ही उससे तरीके से उससे पूछने की. दिस इज डन बाय सेपरेटिंग एंड हाईलाइटिंग इंपॉर्टेंट डिटेल्स. मतलब क्लैरिफाई करने की कोशिश की, कुछ हाईलाइट बीच बीच में से बातों को पकड़कर, जैसे शार्प फोकस है ना, मतलब उस पर और ज्यादा डिटेलिंग लेने की, सेपरेट किया, हाईलाइट किया उन इंसिडेंसेस को. ठीक है, ताकि क्या हो, अबाउट द इवेंट फ्रॉम अनइम्पॉर्टेंट वंस. अब उसने सारी स्टोरी बता रहा है, मैं यहाँ से वहां जा रहा था, फिर ऐसे हुआ, फिर बीच में एक ऐसी लाइन बोली जो बड़ी इंपॉर्टेंट थी, उसे सेपरेट कर लिया, हाईलाइट कर लिया, फिर उसके बारे में क्लैरिफाई करना. इंटरप्रिटेशन इज अ मोर सटल प्रोसेस. इंटरप्रिटेशन में क्या किया हमने, क्या किया था जी इंटरप्रिटेशन में, दो चीजें है ना, कन्फ्रंटेशन एंड क्लैरिफिकेशन. ये थोड़ा सटल है, बेटर है. इट इज कंसिडर्ड टू बी द पिनाकल ऑफ साइकोएनालिसिस. द थेरेपिस्ट यूजेस द अनकॉन्शियस मटेरियल that has been uncovered in the process of free association or dream interpretation, transference and resistance to make the client aware of the psychic content and conflict which have led to the occurrence of certain events, symptoms and conflicts. बोला ये थोड़ा बेटर है क्योंकि इसमें हमने क्या किया, उसकी सारी बातों को जो भी उसने बताई उनमें से हम उनमें कन्फ्रंट कराते हैं. इंटरप्रिटेशन कैन फोकस ऑन ये conflicts or on deprivation suffered in the childhood. अब वो सिर्फ उन्हीं बातों के बारे में बात करेगा जो कॉज हो सकते हैं, जैसे कि बचपन के झगड़े, बचपन में क्या चीज से डिप्राइव रहे, कई बार मदर नहीं थी, सिंगल पेरेंट ने पाला, या मे बी इट मे हैव अकर्ड ड्यू टू मनी की डेप्रिवेशन थी, फ्रेंड्स नहीं थे, किसी भी चीज से. द रिपीटेड प्रोसेस ऑफ यूजिंग कन्फ्रंटेशन, क्लैरिफिकेशन, इंटरप्रिटेशन, इसके रिपीटेड यूज को वर्किंग थ्रू कहते हैं. ओके, very important line. Working through helps the patient to understand himself or herself the source of the problem. अब जब आप बार बार रिपीटेड प्रोसेस में ये सब कराते जाओगे उससे, तो वो रियलाइज करने लगेगा धीरे धीरे और अपनी प्रॉब्लम के रीजन तक पहुंच जाएगा. समझ रहे हैं आप? एंड टू इंटेरोगेट द अनकवर्ड मटेरियल इनटू हिज और हर ईगो. एक तरह से आपने उसे इंसाइट दे दी. द आउटकम ऑफ वर्किंग थ्रू इज इंसाइट. क्या है इंसाइट? अपने आप को जानना. Insight is not a sudden event, it's a gradual process wherein the unconscious memories are repeatedly integrated into the conscious awareness. समझ रहे हैं आप बात को? तो एकदम से नहीं हो सकता, धीरे धीरे रिपीटेडली वर्किंग थ्रू करते गए और सोर्स तक पहुंच गए. ठीक, these unconscious events and memories are re-experienced in the transference and above through. अब आपने उन्हें उसी बात को बार बार बुलवा कर उसे क्या किया, री-एक्सपीरियंस करा दिया. As this process continues, the client starts to understand himself or herself better at an intellectual and emotional level. अब वो realize करने लगा अपने आप को, पहले से अपने आप का intellectual level पहचाना, emotional, and gains insight for his or her conflict. The intellectual understanding is the intellectual insight. अपने आप को समझना ही तो अपने आप को जानना है. The emotional understanding, acceptance of one's irrational reaction to the unpleasant event of the past. मतलब मैं क्या, किस तरह का रिएक्शन कर रहा था अपने पास्ट को लेकर, मैंने वो सब बातों को समझा. एंड द विलिंगनेस टू चेंज. अब मैंने फिर क्या किया, जब मैंने रियलाइज किया तो मैंने चेंज किया इमोशनली एज वेल एज मेकिंग द चेंजेस. इमोशनल इंसाइट. इनसाइट इज द एंड पॉइंट ऑफ द थेरेपी. ये बात याद रखनी है पूरी लाइन, क्योंकि ये आपको एमसीक्यू में आ सकती है. As the client has gained a new understanding about himself or herself, in turn, the conflict of the past, defense mechanism, and physical symptoms are no longer present, and the client becomes a psychologically healthy person. Psychoanalysis is terminated at this stage. अब उसको हमने फ्री कर दिया. क्लियर? तो ये क्या हुआ बात हमारी, कि क्लाइंट को खुद ही समझ में आ गया. अब वो डिफेंस मैकेनिज्म में नहीं जाएगा कि नहीं ठीक है, या इग्नोरेंस में नहीं जाएगा, या उसे डिले नहीं करेगा. इस सारी चीज का ड्यूरेशन क्या था? दिस इज द लास्ट पैराग्राफ ऑफ दिस पर्टिकुलर थेरेपी. साइकोएनालिसिस लास्ट फॉर सेवरल इयर्स with 1 hour session for 4-5 days per week. ये आपको याद रखना है. It is an intense treatment. There are 3 stages. 3 stages थी बच्चों. कौन सी होती है? One is the initial phase, जिसमें client becomes familiar with the routine, establishes a therapeutic relationship with the analyst,
and get some relief with the process of reallocation, recollecting the superficial material from the consciousness. कैसे? About the past and present troublesome events. दूसरे स्टेज में क्या करता है वो? ये मिडल स्टेज कहते हैं बेटा इसको. It's a long process. It is characterized by transference. अब इसमें ये सब कुछ होगा. Transference होगा, resistance होगा, confrontation होगा, clarification होगा, बार बार होगा, working through भी होगा. All this process finally lead to insight. अब insight तक आ गए. थर्ड प्रोसेस में अब हमने क्या करना है? टर्मिनेट करना है. टर्मिनेशन फेज. ओके, तो टर्मिनेशन फेज में क्या होगा? बस डिसॉल्व हो जाएगा हमारा रिलेशनशिप और हम क्लाइंट को फ्री कर देंगे. सो दिस वाज ऑल अबाउट द फर्स्ट psychodynamic therapy. Rest we will cover in the next videos. Bye bye. Take care.